ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग में क्या होगा, आपका पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क यहाँ पर क्या होगा, डिज़ाइन होगा, और ये आपका स्पीड को क्या करता है, शेयर करता है, लेस एक्सपेंसिव है और लेस सिक्योर है। ये इसलिए इसका कॉस्ट भी आपको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता है, क्योंकि एक चैनल से मल्टीपल यूजर्स क्या करेंगे, डेटा क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो आपको चार्ज भी कम पे करना होगा, ठीक है। और सिक्योर भी कम है, क्योंकि एक ही चैनल से मल्टीपल यूजर्स क्या कर रहे हैं, डेटा क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, तो वहाँ पर आपके हैकिंग के चांसेस भी क्या हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका लीज लाइन, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, ठीक है। तो लीज लाइन का अगर आपको कॉन्फ़िगरेशंस करना है, आपके पास में अगर 2 राउटर्स है, उनको आप किसके थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, सीरियल केबल के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो। सीरियल 1/0 से सीरियल 1/0, ठीक है। तो ये आपका कनेक्शन जो है वो कौन सा कनेक्शन होगा, लीज लाइन कनेक्शन होगा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। मुझे इसको आईपी असाइन करना है, इंटरफेस सीरियल 1/0 आईपी एड्रेस, और जो भी आपको आईपी असाइन करना है नोट डाउन। इंटरफेस सीरियल 1/0 आईपी एड्रेस 192.168.10.255.255.255.0 नोट डाउन। पोर्ट हमारा आप हो गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से या लीज लाइन है, तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल्स है, इनको हम लेयर टू एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। ओएसआई मॉडल जब मैंने पढ़ाया था तो याद होगा, डेटा लिंक लेयर के ऊपर कुछ प्रोटोकॉल्स थे, HDLC, PPP, X.25, फ्रेम रिले, ATM। मैंने बोला था ये जब वैन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे उस टाइम पे इन सब प्रोटोकॉल्स को हम प्रैक्टिकली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आ रहा है समझ में? तो वो प्रोटोकॉल्स अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये जो प्रोटोकॉल्स है जैसे HDLC, PPP, ये लेयर 2 प्रोटोकॉल है जो डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, आपकी ये जो वैन लिंक है, इस वैन लिंक से जब भी यहाँ पर क्या होगा, कोई पैकेट क्या किया जाएगा, सेंड किया जाएगा, तो उस पैकेट को क्या करना, लेयर 2 हेडर लगाना, और इस एंड पे लेयर 2 हेडर को क्या करना, रिमूव करना। तो जब भी क्या करता है राउटर, एक पैकेट क्या करता है, सेंड करता है, तो पैकेट सेंड होने से पहले उस पर क्या करता है, एक लेयर 2 हेडर क्या होता है, ऐड होता है, और इस पोर्ट से राउटर के अंदर एंटर होने से पहले वो लेयर 2 हेडर क्या होता है, रिमूव होता है। तो जो लेयर 2 हेडर ऐड हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन, और जो रिमूव हो रहा है उसको क्या बोला जाता है, डी एनकैप्सुलेशन। क्लियर हो गया? तो वैन लिंक के ऊपर पैकेट्स को एनकैप्सुलेट और डी एनकैप्सुलेट करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, ये HDLC, PPP, उसके बाद में हमारे पास में है ये X.25, ATM और फ्रेम रिले, ये ठीक है। तो लीज लाइन के केस में अगर आपने कौन सा कनेक्शन ले रखा है, लीज लाइन कनेक्शन ले रखा है, तो वहां पर आप 2 प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये जो आपका HDLC जो है, इट इज अ सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल और डिफॉल्ट एनकैप्सुलेशन ऑन सीरियल लिंक। तो अगर आप सिस्को के राउटर्स यूज कर रहे हो तो वहां पर आप सीरियल कनेक्टिविटी कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट जो प्रोटोकॉल इनेबल होता है वो ये प्रोटोकॉल इनेबल रहता है। तो ये क्या करेगा, वहां पर पैकेट्स को एनकैप्सुलेट और डी एनकैप्सुलेट करने का काम करेगा। समझ में आ गया? तो ये बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है, पर ये उतनी ज्यादा बेस्ट नहीं है। रीजन ये है कि ये इन सारे फीचर्स को क्या नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता है। एनक्रिप्शन नहीं करता, मीन्स उस वैन लिंक से जब भी कोई डेटा पैकेट क्या होगा, सेंड होगा, तो वो उसको एनक्रिप्ट नहीं करेगा। ऑथेंटिकेशन आप यहाँ पर नहीं लगा सकते हो,
ये वो वाला ऑथेंटिकेशन नहीं जो आप रिप EIGR फिर OSPF में लगाते थे, वो तो राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए था। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपकी फिजिकल लिंक के ऊपर भी ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो। जैसे ये जो मेरी सीरियल लिंक है, मैं इस पोर्ट के ऊपर ऑथेंटिकेशन लगा सकता हूँ, जिससे क्या होगा, अगर मैंने एक साइड ऑथेंटिकेशन लगाया और दूसरे साइड अगर कोई ऑथेंटिकेशन नहीं लगाता है तो वो जो हमारी लिंक जो होगी वही अप नहीं होगी। तो वहां पर अगर आपने कोई राउटिंग प्रोटोकॉल भी कॉन्फ़िगर कर रखा है तो वो क्या नहीं कर पाएगा, वो नेबर ही नहीं बनेंगे। जब तक कि लिंक अप नहीं होगी, नेबर नहीं बनेंगे तो वो डेटा ट्रांसमिट भी नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? तो ये सपोर्ट नहीं करता है कंप्रेशन एंड मल्टी लिंक। अगर वहां से कोई डेटा पैकेट सेंड हो रहा है तो उसको क्या नहीं करेगा, वो कंप्रेस करके भी सेंड नहीं करता है। और मल्टी लिंक मीन्स ये मल्टीपल राउटेड प्रोटोकॉल को भी क्या नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है। तो ये बेस्ट नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इनेबल्ड रहता है। कहाँ पर? सीरियल लिंक के ऊपर। तो कैसे वेरीफाई करेंगे कि हमारे पोर्ट के ऊपर कौन सा एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल्स क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तब शो इंटरफेस और इंटरफेस का नाम लिखोगे तो यहाँ पर आपको बताता है एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, HDLC। ठीक है, क्योंकि जो iOS हम यूज कर रहे हैं, जो राउटर यूज कर रहे हैं वो सिस्को का राउटर है ना। GNS जो है वो सिस्को ने डिजाइन किया, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने यूज किया है वो सिस्को का या iOS यूज किया है, इसलिए यहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है, HDLC। बट अगर आपके पास में दो डिफरेंट वेंडर के राउटर्स है, लेट सपोज कि ये आपका सिस्को का राउटर है और ये आपका जूनिपर का राउटर है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों एंड पे जो प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा वो TTP यूज करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज TTP जो है वो आपका ओपन स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो और दोनों साइड में एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल भी आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साइड में आपने क्या यूज किया, यहाँ पर HDLC यूज कर लिया सिस्को के राउटर के ऊपर और जूनिपर पे हमने क्या यूज कर लिया, TTP, है ना। तो एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल जो है वो आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्योंकि अगर पैकेट को एनकैप्सुलेट HDLC कर रहा है तो डीएनकैप्सुलेट भी कौन करेगा, HDLC। और अगर TTP कर रहा है एनकैप्सुलेट तो डीएनकैप्सुलेट भी कौन करेगा, TTP ही उसको क्या करेगा, डीएनकैप्सुलेट करेगा। समझ में आ गया? सो देखते कि एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल कैसे चेंज करना है। अभी मैं आपको लिंक का स्टेटस बताता हूँ। सो IPv6 इंटरफेस ब्रिज, V6 में V4 टाइप होता है, V4 में V6 टाइप। ठीक है, तो अभी प्रोटोकॉल भी आपका अप है, स्टेटस भी क्या है, अप है, लिंक अप है। बट अगर मैं एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल चेंज कर देता हूँ, अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो जस्ट एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल चेंज कर रहा हूँ, इंटरफेस सीरियल 1/0 एनकैप्सुलेशन और जो भी आपको यूज करना है। तो अभी क्या चल रहा है, HDLC, मैंने यहाँ पर यूज कर लिया TTP। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर एक मैसेज आया, लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस सीरियल 1/0 चेंज स्टेट टू डाउन। लाइन प्रोटोकॉल मीन्स इसकी बात कर रहा है वो, ये आपका डाउन हो चुका है ना। और जब आप शटडाउन कमांड चलाते हो तो एक मैसेज आता है इंटरफेस सीरियल 1/0 स्टेटस चेंज स्टेट टू डाउन। उसमें क्या दिखा, उसका मीनिंग क्या होता है कि ये फिजिकल, ये जो स्टेटस में जो आपको बताता है वो लेयर 1 के बारे में बताता है कि आपकी फिजिकल लेयर क्या है, अप है। और यहाँ पर जो स्टेटस दिखाता है वो आपके डेटा लिंक लेयर के बारे में बताता है। तो लेयर 2 कनेक्टिविटी क्या अप है, बट आपने लेयर 2 प्रोटोकॉल ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया है ना। TTP जो है या HDLC जो कौन सी लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे, और वही मिसमैच हो गया, तो इसलिए आपका लेयर 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, लिंक के ऊपर डाउन हो रहा है। डू शो IP इंटरफेस ब्रिज। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है, डाउन हो गया। क्लियर? अब क्या करना होगा, या तो मैं यहां पर भी क्या करूं, TTP यूज करूं, या फिर उधर फिर से HDLC यूज कर लूं। इंटरफेस सीरियल 1/0 एनकैप्सुलेशन TTP। जैसे ही आप करोगे आपके लिंक क्या हो जाएगी, फिर से वही लाइन प्रोटोकॉल आपका क्या हो चुका है, अप हो चुका है। और वेरीफाई करोगे,
लिंक आपकी अप हो गई है, ठीक है। और अगर आप ये कमांड रन करोगे, शो इंटरफेस सीरियल 1/0, तो आपको एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल क्या चल रहा है वो आपको बता देगा। एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल क्या चल रहा है आपका ट्रिपल पी। आपको जब भी आप लीज लाइन अगर यूज कर रहे हो तो बेटर है कि आप किसको यूज करो, ट्रिपल पी को यूज करो, ठीक है। क्योंकि ट्रिपल पी अगर आप इनेबल कर देते हो, ट्रिपल पी क्या करता है, इट सपोर्ट एन्क्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, कंप्रेशन, मल्टी लिंक पीपीपी कॉल बैक। मीन्स अब इस लिंक से जब भी कोई डेटा जाएगा तो वो एन्क्रिप्ट होकर के जाएगा। अभी मेरे इसमें यहाँ पर वायर शार्क नहीं चल रहा, अगर चल जाता है तो मैं बताता हूँ। ये वायर शार्क का यूज हम करते किसके लिए, पैकेट्स को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको बताता है कि इन दोनों के बीच में जो भी पैकेट्स आप सेंड करोगे वो सारे पैकेट्स ये क्या करेगा, कैप्चर करेगा, ठीक है। मैं अगर R2 से पिंग करता हूं R1 को, डू पिंग 192.168.10.1, R2 से R1 को पिंग किया, पिन किया यहाँ पर, तो फिर से ट्राई करता हूँ एक बार। ये जो इको रिक्वेस्ट जा रही है हमारी कैसे जा रही है, प्लेन टेक्स्ट में जा रही है, बट ये प्लेन टेक्स्ट में जाना नहीं चाहिए। अगर आपने ट्रिपल पी यहाँ पर इनेबल कर रखा है तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है सारी की सारी क्या हो जाती है, एनक्रिप्ट हो जाती है, हाइड हो जाती है, ठीक है। और HDLC के केस में इस तरीके से आपको क्या मिलता है, जैसे ये आउटपुट दिखा रहा है ना यहाँ पर, ये अब जैसे ये एक एक लाइन पे अगर आप क्लिक करोगे तो उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है। ये इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल आपको दिखा रहा है कि आपका क्या है, यहाँ पर ICMP है। इको रिक्वेस्ट सेंड होती है तो मैंने बताया था मैसेज टाइप 8 सेंड होता है ICMP का, यहाँ पर आपको टाइप यहाँ पर दिखा रहा है। और ये आपका जो है वो क्या है, आपकी इको रिक्वेस्ट है। इको रिप्लाई में यहाँ पर मैसेज टाइप क्या हो गया, 0 हो गया। मैंने ऊपर जो सेलेक्ट किया वो रिप्लाई वाला पैकेट सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज टाइप 0 हो गया, और रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो मैसेज टाइप 8 हो गया। तो ये आपका पेलोड है डेटा। फिर कौन सा आपका सोर्स और डेस्टिनेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा, ये सोर्स था, ये डेस्टिनेशन था। तो एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल जो चल रहा है हमारा, स्टॉप कैप्चरिंग, ये जोड़ा है यहाँ पर सीरियल 1/0, ट्रिपल पी यूज कर रहे हैं, तो भी ये क्या कर रहा है, पैकेट्स को सिस्को ट्रिपल पे एनकैप्सुलेशन। इसको देखते हैं। पिंग करता हूँ 192.168.10. और अगर मैं यहाँ पर एनकैप्सुलेशन यूज करूँ 1/, पोर्ट हमारा एक है ना 1/0, एनकैप्सुलेशन HDLC यूज करता हूँ, एनकैप्सुलेशन HDLC। अब एक बार ट्राई करते हैं, यहाँ से फिर से पिन करते हैं।
अभी भी आपको कैसे दिखा रहा है प्लेन टेक्स्ट में। आप लोगों ने जो जीएनएस इंस्टॉल किया, यहाँ पर जो मशीन्स लगी हुई है उसमें जो जीएनएस इंस्टॉल है उस पर आप एक बार ये कर करके देखना। इसमें लेटेस्ट जीएनएस इंस्टॉल है तो इसको देखना पड़ेगा कि ये प्रॉपर इसका वायरसाक कैसे फंक्शंस कर रहा है, क्योंकि लास्ट इधर आपको वो दिखा रहा है और फिर नीचे जो दिखा रहा है वो पैकेट्स वो क्या करके दिखा रहा है, एनक्रिप्ट फॉर्मेट में दिखा रहा है। उस पर आप करोगे तो जब HDLC चल रहा होगा और आप पिंग करोगे तो ये आउटपुट आएगा, राइट। बट जब आप ट्रिपल इनेबल करोगे उसके बाद पिंग करोगे और पैकेट को कैप्चर करोगे तो ये जो सारी चीजें, ये सब कुछ जो सोर्स IP डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल और ये सब कुछ दिखा रहा है, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, आपका एनक्रिप्ट हो जाएगा। इस तरीके से कुछ आपको दिखाएगा। तो वो इन्फॉर्मेशन अगर एनक्रिप्ट होकर के जा रही तो किसी को पता नहीं चल पाएगा कि किसने किसको पिंग किया है, किसने किसको कौन सा पैकेट भेजा है, प्रोटोकॉल वगैरह सब कुछ क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो जो सिक्योर है वो प्रोटोकॉल कौन सा है आपका, ट्रिपल क्या है, ज्यादा क्या है, सिक्योर है, ठीक है। और ओपन स्टैंडर्ड भी है, तो ये डेटा को इनक्रिप्ट भी करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से डेटा जब जाएगा तो वो कंप्रेस होकर के जाएगा ताकि फास्ट कम्युनिकेट हो सके। मल्टीपल राउटेड प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। PPP कॉल बैक मीन्स एक्नॉलेजमेंट वगैरह भी क्या करता है, ये सेंड करता है। और इसके अंदर एक कंसेप्ट है, ये ऑथेंटिकेशन को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। मीन्स मैंने जो लिंक लेवल वाला जो ऑथेंटिकेशन बताया था, आप यहाँ पर लिंक के ऊपर क्या कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हो। और जो आपका ऑथेंटिकेशन होगा वो 2 टाइप्स के ऑथेंटिकेशन है, पैप एंड चैप। प्लेन टेक्स्ट, तो ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल आपका पैप, इसके अंदर जो ऑथेंटिकेशन होता है वो प्लेन टेक्स्ट या क्लियर टेक्स्ट में होता है। और चैप जो होगा वो चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, इसके अंदर जो ऑथेंटिकेशन होगा वो कैसे होगा, MD5 में, ठीक है। तो ये MD5 जो है वो हैशिंग एल्गोरिथम को ये सपोर्ट कर रहा है, यूज कर रहा है। और इसके अंदर आपका जो होगा वो क्या करेगा, कोड जनरेट करेगा, इसके थ्रू आपका क्या होगा, ऑथेंटिकेशन होगा, ठीक है। तो ये दोनों टाइप्स के आपको ऑथेंटिकेशन कैसे लगाना है वो अभी हम देखेंगे। तो ऑथेंटिकेशन लगाने के लिए आपको क्या करना है, अभी अगर आप जब नॉर्मली जब ऑथेंटिकेशन लगाओगे तो आपको क्या करना है, दोनों राउटर्स का पहले होस्ट नेम चेंज करना है, ठीक है। डिफॉल्ट होस्ट नेम नहीं रखना है। R1 का ऑलरेडी होस्ट नेम चेंज किया हुआ है, यहाँ पर क्या है, R1 है। बाय डिफॉल्ट होस्ट नेम क्या होता है, राउटर होता है, और इसका होस्ट नेम हमने क्या कर रखा है, ठीक है। वो इसलिए यूज किया जाता है कि जब आप यहाँ पर क्या करते हो, लिंक के ऊपर ऑथेंटिकेशन लगाते हो तो ये किसको यूजर नेम भेजता है और उसके साथ में क्या लगाता है, पासवर्ड सेंड करेगा। R2 क्या करेगा, R1 को एक यूजर नेम सेंड करेगा और साथ में क्या सेंड करेगा, पासवर्ड सेंड करेगा। तो जो यूजर नेम जो होता है वो उसका खुद का क्या होता है, होस्ट नेम होता है। बाय डिफॉल्ट केस में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी आपके इसमें इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है सिलेबस में, इसलिए हम डिफॉल्ट केस यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो बाय डिफॉल्ट इसका यूजर नेम क्या होगा, होस्ट नेम होगा उसका, और पासवर्ड क्या होगा, जो भी आप पासवर्ड क्या करोगे, सेट करोगे। तो ये जब अपडेट भेजेगा तो होस्ट नेम जाएगा, यूजर नेम जाएगा R2 और पासवर्ड आपने जो भी सेट किया होगा वो जाएगा। सेम यूजर नेम और पासवर्ड का डेटाबेस आपको यहाँ पर क्या करना होता है, क्रिएट करना होता है। आप जब ऑथेंटिकेशन लगाओगे तो राउटर एक दूसरे को यूजर नेम और पासवर्ड सेंड करते हैं। सेम यूजर नेम और पासवर्ड का डेटाबेस अगर उसके पास में बना हुआ है तो वो समझेगा कि ये वैलिड यूजर है और वो ऑथेंटिकेशन क्या हो जाएगा, आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, लिंक आपकी क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। समझ में आ रहा। तो अभी होस्ट नेम हमारे पास में चेंज है। अगर मुझे इसमें से ऑथेंटिकेशन लगाना है, सपोज करो ये लगाना है, चैप लगाना है, तो आपको क्या करना है, पहले जैसे यूजर नेम बनाना है, तो मैंने एक यूजर नेम बनाया, उसका नेम का रखा R1। मीन्स मैं डेटाबेस बना रहा हूं इसके यहाँ पर, क्योंकि R1 जब इससे ऑथेंटिकेट करेगा तो उधर से यूजर नेम क्या सेंड करेगा, वो R1, और मैंने इसके डेटाबेस में अगर R1 के नाम से यूजर नेम बना दिया तो वो मैच हो जाएगा, मीन्स वो क्या होगा, वैलिड यूजर होगा। और मैंने पासवर्ड क्या दे दिया, Cisco 123,
यहाँ पर भी एक यूजर नेम बनाएंगे, यूजर नेम R2 और पासवर्ड क्या दे दिया, सिस्को 123। तो R2 जब इससे कम्युनिकेट करेगा तो वो यूजर नेम R2 सेंड करेगा जो मैंने यहाँ पर इसके डेटाबेस में क्रिएट कर दिया है। तो जो भी यूजर नेम नेबर के साइड से आता है सेम यूजर नेम हमारे डेटाबेस में क्या होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए। क्लियर इतना? अब आपको क्या करना है, लिंक पासवर्ड आपको सेम रखना है या दोनों साइड पे। इंटरफेस पे जाकर के इंटरफेस सीरियल 1/0 और एनकैप्सुलेशन आपका PPP है, अभी एनकैप्सुलेशन PPP कर देते हैं। और इसके बाद में आपको क्या करना है, PPP ऑथेंटिकेशन, और हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, चेक। यहाँ पर भी आपको इंटरफेस सीरियल 1/0 एनकैप्सुलेशन PPP और PPP ऑथेंटिकेशन हम यहाँ पर क्या कर देंगे, चेक लगा देंगे। दोनों साइड आपका ऑथेंटिकेशन अगर आप लगा दोगे तो आपकी लिंक क्या हो जाएगी, आप हो जाएगी सो IP IMT ग्रुप। तो ये हमारी लिंक क्या है, आप, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑथेंटिकेशन लगाना है। तो लिंक पे जाकर के सबसे पहले क्या बताना है, कौन सा ऑथेंटिकेशन आपको लगाना है, पैप या चैप, वो टाइप बताना है। और उसके बाद अगर आप चैप ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, एक डेटाबेस क्या करना है यहाँ पर क्रिएट करना है, ठीक है। हाँ, तो वो अगर सपोज करो इस R1 से कोई दूसरा भी राउटर कनेक्ट है, तो सपोज करो R3 कनेक्ट है, तो R3 की टेबल में एक हम यूजर नेम बनाएंगे किस नाम से, R1 के नाम से, और R1 की टेबल में किसके नाम से बनाएंगे, R3 के नाम से। अगर ज्यादा राउटर एक ही से कनेक्ट है तो मैन्युअली बार-बार, हाँ, तो मैनुअली आपको एंट्री करनी पड़ेगी, पूरा डेटाबेस आपके पास में क्रिएट होना चाहिए। पैप के केस में क्या होगा कि चेंजेस क्या होगा, इंटरफेस पे जाकर के आप क्या करोगे, इंटरफेस सीरियल 1/0 PPP ऑथेंटिकेशन आपने क्या कर दिया, पैप। और आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, PPP PAP। अब क्या होता है, चैट के केस में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट वो जो यूजर नेम सेंड करता है वो क्या सेंड करता है, अपना खुद का होस्ट नेम सेंड करता है चैट के केस में। बट पैप के केस में ये सेंड बाय डिफॉल्ट यूजर नेम क्या नहीं करता है, सेंड नहीं करता है। तो आपको यहाँ पर यूजर नेम सेंड कराना पड़ता है। तो मैंने ये कमांड इसीलिए यूज कर रहा हूँ, PPP पैप, और यहाँ पर आ रहा है सेंड यूजर नेम। अब यूजर नेम क्या सेंड करोगे, जो R1 के डेटाबेस में आपने बना रखा है, और क्या बनाया है वहां पर आपने, R1 के डेटाबेस में क्या यूजर नेम बनाया, R2। तो यहां से क्या सेंड करोगे, तो R2। ये पैप को बताना पड़ता है, पैप के केस में आपको बताना पड़ेगा कि क्या यूजर नेम आपको सेंड करना है। बट चैट के केस में आपको बताने की जरूरत नहीं होती, वो बाय डिफॉल्ट अपने होस्ट नेम को ही क्या करता है, सेंड करता है। बट अगर आपको कोई चैट के केस में कोई दूसरा यूजर नेम सेंड कराना है तो फिर आपको बताना पड़ेगा फिर वहां। हाँ, और पैप के केस में जब दूसरा राउटर में हम डेटाबेस डालेंगे तो सेम चैट से लगेगा, यहाँ जो सेंड कराओगे वो आपको डेटाबेस, तो डेटाबेस तो ऑलरेडी हमने बना रखा है ना, मैं डेटाबेस के लिए तो चेंज किया ही नहीं कुछ भी, है ना। यहाँ पर ऑलरेडी यूजर नेम बना हुआ है, यूजर2 और पासवर्ड ये है। मैंने बोल दिया सेंड करो यूजर2 और पासवर्ड क्या सेंड करो, सिस्को 123 जो वहां पर आपने बना रखा। क्लियर हो गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, PPP ऑथेंटिकेशन क्या हो जाएगा आपका, पैप, है ना। PPP PAP सेंड यूजर नेम क्या सेंड करेगा, R1, क्योंकि R2 के डेटाबेस में R1 के नाम से यूजर नेम बना हुआ है, R1 पासवर्ड सिस्को 123। तो ये तो
PAP के केस में पहले इंटरफेस पे जाकर के एनकैप्सुलेशन क्या दोगे, PPP, फिर आप क्या करोगे, ऑथेंटिकेशन क्या रखना है, PPP ऑथेंटिकेशन टाइप आपको बताना है PEP, और सेंड यूजर नेम वाली कमांड भी आपको यूज करनी है। पर चेक के केस में सेंड यूजर नेम वाली कमांड यूज नहीं करती, ठीक है।